हे गाइस, दिस इज अंकित एंड आई वेलकम यू ऑन रिव्यूज एंड अपडेट्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लैक बुक्स मूवी को, जिसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पे 6 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोलन 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो चुका है और उसी एक्सीडेंट में उसकी वाइफ रेचल की डेथ हो गई है। नोलन की एक छोटी बेटी है एवा, जो अपने पिता का ध्यान रखती है और उसे पहले की बातों को याद दिलाने की कोशिश करती है, और पूरे घर का भी ख्याल एवा ही रखती है। नोलन एक कंपनी में 12 साल से लीड फोटोग्राफर है और एक्सीडेंट के बाद वो दोबारा अपनी कंपनी में जाता है, जहां पब्लिशर उसके फ़ोटोज़ पब्लिश करने से मना कर देती है क्योंकि उसके फ़ोटोज़ में पहले जैसी बात नहीं रह गई। नोलन फिर वहां से निकलकर अपने दोस्त गैरी से मिलने पहुंचता है, जहां गैरी नोलन के हाथ में लगे चोट के बारे में पूछता है तो नोलन बताता है कि फ्रस्ट्रेशन में उसने दीवार पे पंच किया था। ये सुन गैरी हैरान रह जाता है क्योंकि नोलन पहले बहुत ही शांत स्वभाव का था। फिर हमें पता चलता है कि नोलन अपनी याददाश्त को दोबारा रीगेन करने के लिए बहुत से डॉक्टर्स को कंसल्ट कर चुका है, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। गैरी फिर इसे डॉक्टर ब्रूक्स को कंसल्ट करने को कहती है, जिसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, पर वो अपने फील्ड की टॉप रिसर्चर है। नोलन फिर डॉक्टर ब्रूक्स के पास जाता है, जहां डॉक्टर ब्रूक्स नोलन की मेडिकल समरी पढ़ती है, जिससे हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद नोलन 3 दिनों तक कोमा में था और फिर उसे होश आता है, मगर वो अपनी याददाश्त खो चुका था। डॉक्टर ब्रूक्स अपनी थेरेपी शुरू करती है जो हिप्नोसिस से रिलेटेड है, जहां वो नोलन को एक कर्सर पे फोकस करने को कहती है और वो उसे एक दूसरे एनवायरनमेंट में ले जाती है, जहां पीछे से उसे कोई पकड़ता है और उसका ध्यान टूट जाता है। नोलन फिर बताता है कि जैसा उसने अभी महसूस किया है उसे ठीक ऐसे ही नाइटमेयर्स आते हैं। डॉक्टर ब्रुक्स फिर बताती है कि यह थेरेपी उसे उसके डीप सबकॉन्शियस में ले जाती है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले ही सेशन में किसी ने कुछ देखा हो, पर जो कि उसने अपने पहले ही सेशन में कुछ देखा है, इसका मतलब है कि उसका सबकॉन्शियस एक्टिव है और उसकी मेमोरीज मौजूद है, मगर वो बहुत डीप है और डॉक्टर ब्रुक्स अपनी थेरेपी की मदद से उसके याददाश्त को वापस ला सकती है। सेशन के बाद नोलन अपने घर आता है और वो अपनी बेटी एवा को स्कूल से पिकअप करना भूल जाता है और एवा को उसके स्कूल की तरफ से उसके घर ड्रॉप किया जाता है और नोलन को यह बताया जाता है कि वो तीसरी बार एवा को पिकअप करना भूल गया है और आगे फिर से ऐसा होता है तो उन्हें चाइल्ड सर्विसेज को कॉल करना पड़ेगा। नोलन फिर से डॉक्टर ब्रूक से मिलने पहुंचता है, जहां वो उसे लाइफ रिव्यू के बारे में बताती है, जिससे बहुत लोगों ने यह बताया है कि जब वो नियर डेथ एक्सपीरियंस महसूस करते हैं तो उनकी पूरी ज़िंदगी उनके आंखों के सामने नज़र आती है और इसमें उनके ज़िंदगी के खास मेमोरीज होते हैं। फिर डॉक्टर ब्रूक्स बताती है कि वो उसे उन्हीं मेमोरीज में लेके जाएगी। डॉक्टर ब्रूक्स फिर नोलन को एक डिवाइस दिखाती है जिसका नाम ब्लैक बॉक्स है। पहले उसे हिप्नोटाइज कर उसे उसके सबकॉन्शियस में लेके जाया जाएगा और फिर ईईजी की मदद से उसके ब्रेन एक्टिविटी को ब्लैक बॉक्स के प्रोसेसर में भेजा जाएगा। प्रोसेसर फिर उसके की मेमोरीज को कन्वर्ट करेगा वर्चुअल एक्सपीरियंस में, जैसे कि वो अपने सपने में है, पर ये पूरा रियल एक्सपीरियंस देगा। नोलन फिर कहता है कि उसे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए क्योंकि उसे अपने बेटी का ख्याल रखना है। थेरेपी शुरू की जाती है, जहां डॉक्टर ब्रूक्स उसे सेफ रूम के बारे में बताती है जहां उसे लेके जाया जाएगा और वो वहाँ कंफर्टेबल फील करेगा। हिप्नोसिस के जरिए उसे उसके सेफ रूम में लेके जाया जाता है और डॉक्टर ब्रूक्स उसे दरवाजे से बाहर जाने के लिए मना करती है, क्योंकि अगर वो बाहर जाता है तो डॉक्टर ब्रूक्स उसे वापस नहीं ला पाएगी। नोलन को एक एनालॉग वॉच इमेजिन करने को कहा जाता है, जो उसे फिर वहाँ मिलता है और उसे बताया जाता है कि वॉच में लगे क्राउन को पुश करने पर वो अपनी एक मेमोरी में पहुंच जाएगा, क्राउन को फॉरवर्ड करने पर नेक्स्ट मेमोरी और बैकआउट करने पर प्रीवियस मेमोरी में, और अगर वो अनकंफर्टेबल फील करे तो वो क्राउन को दोबारा पुश करे, जिससे वो मेमोरी से बाहर आ जाएगा। नोलन क्राउन को पुश करता है और वो अपनी वेडिंग की मेमोरी में पहुंच जाता है, पर उसे अपनी वाइफ और जितने भी गेस्ट वहां थे उसका चेहरा नहीं दिखता क्योंकि सभी के चेहरे ब्लर्ड थे। फिर वहां उसे एक चीज़ दिखाई पड़ती है जो देखने में तो इंसानों जैसा है, पर वो रेंगता हुआ उसकी तरफ आता है। नोलन डर जाता है और क्राउन को पुश कर मेमोरी से बाहर निकल आता है। नोलन फिर पूरे इंसिडेंट के बारे में डॉक्टर ब्रूक्स को बताता है, तो डॉक्टर ब्रूक्स उस चीज़ के बारे में बताती है कि ये उसका ब्रेन है जो उसे ट्रॉमा से प्रोटेक्ट कर रहा है और उसे याद रखना है कि वो चीज़ रियल नहीं है। डॉक्टर ब्रूक्स फिर जोर डालती है कि अगली बार उसे ज़्यादा समय के लिए मेमोरीज में रहना होगा और नोलन को उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है। नोलन अपने रूम में चॉपस्टिक्स को देखता है तो उसे एक मेमोरी फ्लैश होती है जहां उसे चॉपस्टिक्स दिखते हैं और एक रेस्टोरेंट के इमेजेस दिखाई पड़ते हैं। नोलन फिर एवा के साथ उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है और एवा को बताता है कि ये उसके और उसकी मॉम का फेवरेट रेस्टोरेंट था। नोलन फिर अगले सेशन के लिए पहुंचता है और डॉक्टर ब्रूक्स उससे कहती है कि अगर उसे वो चीज़ फिर से दिखे तो वो अपने आप से कहे, आई रन माई माइंड, इट डजन रन मी। नोलन फिर अपने मेमोरी में एंटर करता है और इस बार वो एक अपार्टमेंट में पहुंचता है जहां उसे उसकी बेटी रोती हुई दिखती है और वो विंडो से बाहर देखता है तो उसे फेंस और टावर दिखता है। नोलन आगे देखता है कि अपार्टमेंट में चीज़ें टूट कर बिखरे हुए हैं और वो अपनी वाइफ को देखता है और उसके हाथ पे चोट के निशान हैं
और इस बार भी वो किसी का चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि चेहरे ब्लर्ड है। थोड़ी देर बाद वो चीज़ फिर से रेंगता हुआ आता है और नोलन वो फ्रेज दोहराता है, आई रन माई माइंड इट डजन रन मी, और वो चीज़ उस पर अटैक करता है। फिर नोलन मेमोरी से बाहर निकल आता है। डॉक्टर ब्रुक्स नोलन से कहती है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है और उसे चीज़ें याद आ रही है। नोलन कहता है कि इस बार वो एक अपार्टमेंट में पहुंचा है, मगर जहां तक उसे याद है वो और उसकी वाइफ अपने घर के अलावा कभी किसी अपार्टमेंट में नहीं रहे और वो उस अपार्टमेंट की हर एक चीज़ से बहुत फेमिलियर था। नोलन फिर अपने दोस्त गैरी से मिलने पहुंचता है, जहां वो उससे पूछता है कि क्या कभी उसने रेचल पे हाथ उठाया था। गैरी बताता है कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और नोलन बिल्कुल भी वायलेंट नहीं है। नोलन फिर गैरी से अपार्टमेंट के बारे में पूछता है क्या कभी वो और रेचल किसी अपार्टमेंट में रहे हैं, तो गैरी बताता है कि जहाँ तक उसे याद है वो कभी किसी अपार्टमेंट में नहीं रहे। नोलन फिर एवा को स्कूल से पिकअप करता है और फिर उस अपार्टमेंट को ढूंढता है जिसे उसने अपने मेमोरी में देखा था, और वो उस अपार्टमेंट को ढूंढ लेता है। वो उस घर में पहुंचता है जहां एक छोटी लड़की दरवाज़ा खोलती है और अपने माँ को जगाने जाती है। नोलन फिर घर के अंदर जाता है पर उस बच्ची की माँ को देख वहाँ से चला जाता है। नोलन फिर गैरी के पास जाकर उस अपार्टमेंट का एड्रेस उसे नोट करने को कहता है। गैरी फिर नोलन के सारे रिपोर्ट्स चेक करता है और वो देखता है कि नोलन का ब्रेन डेड हो चुका था। फिर उसे न्यूरो डिपार्टमेंट में ले जाया गया और फिर उसे होश आ जाता है। नोलन फिर डॉक्टर ब्रुक्स के पास पहुंचता है थेरेपी के लिए, और वो फिर से अपनी वेडिंग वाली मेमोरी में पहुंचता है जहां वो चीज़ फिर से उस पर अटैक करता है। नोलन फिर उस मेमोरी से निकलकर दूसरे अपार्टमेंट वाली मेमोरी में पहुंचता है और वहां भी वो चीज़ रेंगता हुआ आता है, पर इस बार नोलन उस रेंगते हुए चीज़ पे अटैक करता है और फिर उस मेमोरी से निकल आता है। नोलन फिर अगले मेमोरी में पहुंचता है जहां वो खुद को हॉस्पिटल बेड में पाता है। हॉस्पिटल में उसे एक औरत दिखती है, पर इस बार उसका चेहरा उसे साफ साफ दिखता है और ये वही औरत है जो उसे उसके मेमोरी वाले अपार्टमेंट में दिखती है, और वेडिंग वाले मेमोरी में भी वही औरत है। और फिर हमें पता चलता है कि ये मेमोरीज नोलन की नहीं बल्कि थॉमस की है, और वो औरत थॉमस की वाइफ है, और जिस रेस्टोरेंट में नोलन एवा को लेकर गया था वो नोलन का नहीं बल्कि थॉमस और उसकी वाइफ का फेवरेट रेस्टोरेंट था। और वहीं हमें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर ब्रुक्स और कोई नहीं बल्कि थॉमस की माँ है, और नोलन जिस अपार्टमेंट में ढूंढते हुए पहुंचा था वो थॉमस का अपार्टमेंट था और उसकी फैमिली उस अपार्टमेंट में रहती है। तो बॉडी नोलन का है पर उसमें मेमोरीज थॉमस की है। डॉक्टर ब्रुक्स ये बताती है कि जब थॉमस सीढ़ियों से गिर गया था तो उसे उसके ही हॉस्पिटल में लाया गया था। वो जिंदा था पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई और ईईजी का भी इस्तेमाल किया गया। फिर उस ईईजी से थॉमस के सारे डेटा को डॉक्टर ब्रुक्स ने डाउनलोड कर लिया और इंतज़ार किया सही पेशेंट का, ताकि थॉमस के कॉन्शियसनेस को उस पेशेंट में अपलोड किया जा सके। और फिर जब नोलन का एक्सीडेंट हुआ था तो वो ब्रेन डेड था और वही सही पेशेंट था जिसमें थॉमस के कॉन्शियसनेस को अपलोड किया जा सके। डेटा अपलोड करने के बाद थॉमस को कुछ याद नहीं आ रहा था क्योंकि अभी भी ब्रेन एडजस्टमेंट प्रोसेस में था, और ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल कर ही थॉमस को सब कुछ याद दिलाया जा सकता था। तो डॉक्टर ब्रुक्स ने वही किया। थॉमस कहता है कि अब उसे पूरी ज़िंदगी नोलन बनकर जीना पड़ेगा। तो डॉक्टर ब्रुक्स उसे उसके बीवी मिरांडा और उसकी बच्ची एशली के फोटोग्राफ्स देती है और उससे कहती है कि उसे दूसरा मौका मिला है मिरांडा और एशली के साथ सब कुछ सही करने का। थॉमस फिर कहता है कि एवा का क्या। डॉक्टर ब्रुक्स कहती है कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है। वहीं दूसरी ओर गैरी डॉक्टर रीड से बात करता है जिसने नोलन का इलाज किया था, और गैरी जानना चाहता है कि नोलन को अचानक से होश कैसे आ गया। डॉक्टर रीड बताता है कि उस रात डॉक्टर ब्रुक्स नोलन को अपने लैब में ले जाती है और जब वो बाहर आता है तो उसे होश आ गया होता है। थॉमस फिर हॉस्पिटल से निकलकर एवा को पिकअप करता है और उससे सही तरीके से बात नहीं करता और उसकी बातों पे गुस्सा करता है और उसे कुछ दिनों के लिए गैरी के घर छोड़ने वाला है। थॉमस एवा को गैरी के घर ड्रॉप करता है और गैरी उसे बताता है कि वो कोमा में था तो डॉक्टर ब्रुक्स उसे अपने लैब में ले गई थी, पर थॉमस कुछ कहता नहीं और वो बताता है कि उसे कुछ दिन अकेले रहना है। थॉमस फिर अपनी वाइफ मिरांडा से मिलने उसके अपार्टमेंट जाता है और अपने आप को पहले थॉमस का फ्रेंड बन के इंट्रोड्यूस करता है, पर थोड़ी देर बाद वो बताता है कि वो थॉमस है और उसकी माँ जिस ब्रेन वेव्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उसकी मदद से उसने थॉमस की मेमोरीज को नोलन में ट्रांसप्लांट कर दिया है और थॉमस फिर से उनकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। थॉमस फिर अपार्टमेंट में देखता है कि उसके सारे फोटोज़ और उससे जुड़ी सभी चीज़ों को हटा दिया गया है और मिरांडा ने थॉमस को भुला दिया है। फिर वो ज़बरदस्ती अपनी बेटी से मिलने जाता है जहाँ मिरांडा पीछे से उसके सर पे वार करती है और उसे बाहर निकालकर दरवाज़ा लॉक कर देती है। थॉमस फिर अपने आप को गैरी के घर के बाहर एवा के सामने पाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता और अपने कार के शीशे में उसी चीज़ को देखता है जिसे वो अपने मेमोरीज में देखा करता था। थॉमस फिर ये सारी बातें अपनी माँ को बताता है और जानना चाहता है कि वो एवा के पास कैसे पहुँच गया। डॉक्टर ब्रुक्स उसे ये बताती है कि उसका ब्रेन उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और ठीक वैसे ही जैसे उसने ब्लैक बॉक्स में किया था, और एवा के पास वो इसलिए पहुँच गया क्योंकि वो वहाँ सेफ महसूस करता है। पर डॉक्टर ब्रुक्स को भी ये समझ नहीं आता क्योंकि ऐसा ब्लैक बॉक्स में होना चाहिए था, मगर रियल लाइफ में ऐसा कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ गैरी को वो एड्रेस याद आता है जो उसने नोलन के कहने पे लिखा था और उस एड्रेस को इंटरनेट पे सर्च करता है
जहां उसे स्टेयरवेल एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है और ये भी जानकारी मिलती है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो डॉक्टर ब्रूक्स का बेटा था। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रूक्स थॉमस को फिर से ब्लैक बॉक्स में ले जाती है और उसे उस चीज़ को मारने के लिए कहती है जिससे सब ठीक हो जाएगा। थॉमस अपने मेमोरी में पहुंचता है जहां वो चीज़ रेंगते हुए थॉमस के पास आता है, पर वो और कोई नहीं बल्कि नोलन है जो अपने मेमोरीज़ को दोबारा अपने ब्रेन में चाहता है। और थॉमस नोलन पे अटैक करता है और उसके मेमोरी को ख़त्म करने वाला होता है कि तभी एवा वहाँ आ जाती है और अपने पिता को पुकारने लगती है और उसकी आवाज़ नोलन और थॉमस दोनों सुन पाते हैं। थॉमस फिर अपनी माँ से कहता है कि जैसा उसने बताया था कि नोलन का ब्रेन डेड हो चुका है, पर ऐसा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। और फिर फ्लैशबैक मेमोरी से हमें पता चलता है कि थॉमस अपनी बीवी और बच्ची को मारता था, जहां उसकी बीवी अपने बच्ची को बचाने के लिए थॉमस को धक्का दे देती है, जिसके बाद वो सीढ़ियों से गिर जाता है। सब कुछ जानने के बाद थॉमस नोलन को छोड़ देता है। आपको याद होगा डॉक्टर ब्रूक्स ने थेरेपी के दौरान सेफ रूम के दरवाजे से बाहर जाने के लिए मना किया था, और अगर वो ऐसा करता है तो वो उसे दोबारा नहीं ला पाएगी। और थॉमस ऐसा ही करता है, वो उस सेफ रूम के दरवाजे से बाहर निकल जाता है और नोलन की मेमोरीज को उसके ब्रेन में एंटर करने देता है। और जब उसे ब्लैक बॉक्स से बाहर निकाला जाता है तो नोलन अपनी खुद की मेमोरी और अपने कॉन्शियस के साथ बाहर आता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है और थॉमस किसी अंधेरे में खो जाता है। गैरी फिर ब्लैक बॉक्स को तोड़ देता है और डॉक्टर ब्रूक्स को डिसमिस कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रूक्स ब्रेन वेव फाइल से थॉमस के बैकअप फाइल को लोड करती है और फिर हम देखते हैं कि थॉमस किसी तरह से ब्लैक बॉक्स के जरिए डॉक्टर ब्रूक्स से कम्युनिकेट करता है और यहीं ये मूवी खत्म होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस तरह के और भी वीडियोज़ बनाए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आगे भी ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।